नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बायोलॉजी की सीरीज का आज दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं जीवधारियों के लक्षण या गुण। आशा है हमें कि जो हमारा पहला वीडियो था वो सभी लोगों को पसंद आया होगा और सभी लोगों से अच्छे मुझे रिस्पॉन्स भी मिले हैं। सभी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और अच्छे कमेंट भी किए हैं। कोशिश करूंगा कि जो उस वीडियो में मेरी कमियां थी वो शायद ये कमियां मैं इस वीडियो में दूर कर सकूं और जो स्टूडेंट है मेरे उनको मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो बस आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए जो हमारे इस चैनल को उठाने में मदद करेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज शुरू करते हैं अपना दूसरा वीडियो, जो है जीवधारियों के लक्षण या गुण। उसमें सबसे पहला गुण है जीवधारियों का। जीवधारियों के लिए सेल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई भी एक जीव है उसको हम किन लक्षणों के आधार पर कह सकते हैं कि ये सजीव जगत में आता है या इसमें जीवन पाया जाता है, तो उन्हीं लक्षणों को हम आज देखेंगे। तो उसमें से पहला है सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन। यानी कि कोई भी एक जीव होता है ना, तो वो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। किसी भी जीव हो, चाहे उस दुनिया में कोई भी ऐसा सजीव जगत हो, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो कौन सी होती है? कोशिका होती है। जैसे एक कोशिका होती है, ये कोशिका है, तो ये कोशिका जब दूसरी कोशिका होगी, तीसरी होगी, चौथी, इस तरह से जब ये कोशिका का एक समूह बनता है, तो देखिए सबसे छोटी अगर यूनिट को अगर हम देखें ना, तो क्या कहलाएगी शरीर की? कोशिका। जिसे बोलते हैं क्या है? सेल। क्या बोलते हैं इसे? सेल बोलते हैं। इसके बाद यही कोशिका जब एक समूह रूप में मिल जाती है, यानी कई कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, तो इस कोशिका के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। इसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। इसके बाद यही जो टिश्यू है ना, ऐसे एक टिश्यू का ग्रुप ये हुआ, एक टिश्यू का ग्रुप ये हुआ, एक ये हुआ, इस तरह से यही टिश्यू मिलकर के एक झुंड बनाते हैं। और इस झुंड को बनने के बाद, इस झुंड के बनने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गन। क्या बोलेंगे उसे? ऑर्गन। यानी कि एक तंत्र बनता है इससे मिलकर के। ठीक है, इससे क्या बनता है? एक तंत्र बनता है। तंत्र, यही एक तंत्र जब कई तंत्रों से तंत्र मिलते हैं इसमें, तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। क्या बोलेंगे इसे? अंग तंत्र। और जब ये अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम जब पूरा बन के तैयार होता है, तब एक बॉडी बन जाती है, जिसे हम बोलेंगे शरीर का निर्माण हो जाता है, यानी एक जीवधारी का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, कोई भी जीव है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जब यही कोशिका एक समूह रूप में व्यवस्थित होकर के जब आती है, तो उसका जो समूह कहलाता है वो टिश्यू या ऊतक कहलाता है। जब यही ऊतक जब एक समूह रूप में आते हैं, तो उससे क्या निर्माण होता है? ऑर्गन, यानी कि तंत्र एक बनता है। यही तंत्र जब समूह बनता है, तंत्रों का जब समूह बनता है, तो ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनता है। और जब ये अंग तंत्र पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर किसका निर्माण हो जाता है? एक नए जीव या एक नए शरीर का निर्माण हो जाता है। तो चलिए हम देख रहे हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन। इसके अंतर्गत हम कोशिका क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका के बारे में। तो कोशिका जो सेल है, कोशिका, ये क्या कहलाएगी? इसे हम सेल या कोशिका को अगर हम परिभाषित करना चाहते हैं, तो इसे हम किस प्रकार से बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं यह है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्या है? इकाई है। यह है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है।
इसे क्या बोलेंगे? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए इस परिभाषा से देखिए क्या बोलना चाहती है परिभाषा, यह जीवन की, यानी कोई एक जीव है, जीवित जीव है, उसकी मूलभूत यानी कि जो इसका आधार है, मूलभूत संरचनात्मक यानी कि किसी भी जीव का जो संरचना का जो उसकी एक संरचना निर्धारित होती है, उसकी सबसे छोटी यूनिट के रूप में कौन होती है? सेल्स होती है। इसके बाद कार्यात्मक, उसका हर एक अंग जिस तरीके से कार्य कर रहा है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो कार्य करने की उसकी बॉडी है, वो उसकी सब दोनों चीजों की, चाहे संरचना हो या कार्यात्मक हो, इन दोनों की सभी की यूनिट क्या होती है? इकाई कोशिका ही होती है। ये इस परिभाषा में बताया इसने। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हमारे बॉडी की व्यवस्था है। कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से तंत्र बना, तंत्र से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल यानी इसे क्या बोलेंगे? कोशिका के प्रकार। देखिए संपूर्ण जगत में कोशिका जो जीव पाए जाते हैं वो सिर्फ दो ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी जो होती है यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए ये सेल्स होती क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए यहां पे देखिए एक शब्द यहां से निकल रहा है प्रो। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। और कैरियोटिक क्या होता है? कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, प्रिमिटिव मीन्स क्या बोल सकते हैं इसे? प्राचीन। क्या बोल सकते हैं? प्राचीन या आद्य। इसे क्या बोल सकते हैं? प्राचीन या आद्य। और इसे क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इससे हमने क्या निकाला? ऐसी कोशिका जिसमें जो केंद्रक होता है वो प्राचीन या आद्य प्रकार का होता है। अब वो कैसा होता है उसको हम आगे देखते हैं। इसका अर्थ पहले देख लेते हैं क्या होता है। यू कैरियोटिक, यू मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? ट्रू। और कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस। ट्रू यानी वास्तविक, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। यानी ऐसी सेल जिसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें पुरानी प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है, प्राचीन या आद्य। अब ये क्या होता है? तो देखिए आपको सेल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि जो कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहली खास बात इस कोशिका की क्या होती है? इसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है? इसमें केंद्रक नहीं मिलेगा आपको, इसमें केंद्रक नहीं मिलेगा। दूसरी खास बात, इसमें केंद्रक जो झिल्ली होती है ना, इसमें केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली वो 3 रूपों में आपको मिलेगी। वो कितने रूपों में मिलेगी? 3 रूपों में मिलेगी। वो 3 रूप कौन से हैं? या तो फिर केंद्रक झिल्ली आपकी अनुपस्थित होगी, यानी होगी ही नहीं, इसके बोलेंगे अब्सेंट होगी। क्या होगी? केंद्रक झिल्ली के 3 रूप होंगे। पहला, या तो अनुपस्थित होगी यानी उसमें केंद्रक झिल्ली होगी ही नहीं इस प्रकार की कोशिका में। दूसरा, अगर होगी भी तो अविकसित होगी। कैसा? अविकसित होगी। उसमें केंद्रक झिल्ली कैसी होगी? अविकसित होगी। ठीक है। और या तो फिर अगर अविकसित नहीं होगी तो फिर टूटी फूटी होगी। कैसा? टूटी फूटी अवस्था में होगी।
टूटी फूटी अवस्था। कैसे होगी? टूटी फूटी। अविकसित को क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव। और अब टूटी फूटी रूडिमेंट्री। या तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी, यानी उस कोशिका के अंतर्गत केंद्रक झिल्ली होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो अविकसित होगी, यानी पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं होगी, या तो फिर टूटी फूटी अवस्था में मिलेगी। ये खास बात है किसकी? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या जिसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ये इस प्रकार की कोशिका होती है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। सबसे पहले इसी को अभी देख लेते हैं। अच्छा, तो जब हमने इतना जाना तो इसमें फिर एग्जाम्पल दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर ऐसी कोशिका वाले जीव होते कौन है दुनिया में? तो देखिए, आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया का नाम। क्या नाम सुना है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। जीवाणु जो होता है ना, उसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? उसमें आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो याद रखिएगा उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नीली हरित शैवाल। नीली हरित शैवाल, इसे हम क्या बोलेंगे? नीली हरित शैवाल। ये जो दो है ना, इनमें कौन सी कोशिका मिलेगी आपको? प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलेगी। इनके एग्जाम्पल याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। जहां भी साइंस आती है और साइंस के जहां इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो पक्का यहां से बनते हैं कि बैक्टीरिया में किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की पाई जाती है। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें किस प्रकार की पाई जाती है, तो उसमें भी आपकी कौन सी पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम यूकैरियोटिक में। तो चलिए यूकैरियोटिक को देखते हैं। देखिए, इसमें आपने क्या देखा कि यूकैरियोटिक का अर्थ होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिसमें केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी सबसे पहली खास बात है कि इसमें क्या होगा? केंद्रक उपस्थित होगा। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें केंद्रक झिल्ली भी होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? जिसमें केंद्रक उपस्थित हो, जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? जिसमें केंद्रक नहीं होता है और जिसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है। लेकिन केंद्रक झिल्ली की तीन स्थितियां बनती हैं, या तो फिर वो अविकसित होती है, या तो फिर अब्सेंट होती है, या तो मतलब अनुपस्थिति होगी या अविकसित होगी, और अगर ये इनमें से दो में से नहीं होगी तो फिर टूटी फूटी अवस्था में होगी। इन तीन स्थितियां हो सकती हैं किसकी? कोशिका केंद्रक झिल्ली की। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होगा और इसमें केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती है। तो फिर इसमें इस पृथ्वी जगत पर आने वाले जीव हैं वो कौन से लोग आएंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसमें तो आपका आएगा शैवाल। क्या आएगा? शैवाल। शैवाल जो होती है वो कौन सी कोशिका से मिलकर बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका से होती है। यानी उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कवक का नाम। कवक, ये जो कवक होता है ना, इसमें भी आपकी यूकैरियोटिक कोशिका मिलेगी। इसके बाद आपके पादप जितना जगत है, पादप जगत, वो सब का सब कैसा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका का। और इसके अलावा यहाँ पर और कौन बचे आपके? एनिमल, यानी कि जंतु। जंतु जगत जितना भी है सब उसमें कैसा पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जंतु जगत में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। हाँ, ये थी आपकी सेल्स के टाइप्स जो आपने पढ़े। ये दो प्रकार की होती हैं। उनके एग्जाम्पल इनके याद रखिएगा।
ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, या तो आप यहाँ के सबसे ज़्यादा यहाँ से बनते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका से। अगर उसने नहीं वहाँ से पूछा तो फिर यहाँ से पूछता है कि शैवाल्स में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो यूकेरियोटिक कोशिका। कवक में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो यूकेरियोटिक कोशिका। जब पादप और जंतु में कैसी होती है, तो उसमें भी कैसी होती हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक एग्जाम्पल आया है बैक्टीरिया, और यूकेरियोटिक कोशिका में एक एग्जाम्पल आया है शैवाल। तो थोड़ा सा इसकी एक कहानी सुन लीजिए आप, क्या है देखिए। बैक्टीरिया और शैवाल, यानी एल्गी बोलते हैं इसे, शैवाल, ये लोग क्या हैं, तो देखिए बैक्टीरिया और शैवाल, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका है और शैवाल में यूकेरियोटिक कोशिका है। लेकिन याद रखना, शैवाल के पास, शैवाल कैसी होती है, हरे रंग की होती है, इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसके पास ना तो क्लोरोफिल होता है और ना तो ये अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाने का कार्य करता है। तो इन दोनों में एक आपसी संबंध बनता है, इन दोनों में क्या बनता है, एक आपसी संबंध बनता है, जिसे बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध कैसे बनता है, तो देखिए इसके पास होता है क्लोरोफिल और इसके पास होता है खनिज लवण। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका कहना है कि मेरे पास क्लोरोफिल है पर खाना बनाने के लिए खनिज लवण नहीं है, लेकिन ये भी कहता है मेरे पास खनिज लवण है लेकिन मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो आप एक काम करिए, हम दोनों मिलकर के खाना बनाते हैं और खाना बनाते हैं और खाना मिलकर के खाते हैं, परंतु इनकी एक शर्त है। क्या, इनकी शर्त है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी, और बैक्टीरिया बोलता है ना तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं खनिज लवण लेकर के तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, और ये भी बोलता है मैं भी अपना हरित लवण तुमको नहीं देने वाले हैं। तो अब बताइए इन दोनों के बीच में खाना कैसे बनेगा। तभी एक व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति यानी एक जीव सहायक होता है इसमें, जिसका नाम आपने सुना है ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम याद रखिएगा, इसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या बोलता है, कहता है आप लोगों का जो भी है, आपके पास जो खनिज लवण है, आपके पास जो हरित लवण है, मैं आपके इन खाद्य पदार्थों का ट्रांसफर करूंगा। जब उत्पाद बनेगा तो मैं इन्हें ट्रांसफर करने का कार्य करूंगा। क्या करूंगा, एक दूसरे के पास पहुंचाने का कार्य करूंगा। इसलिए याद रखना, साइंस में साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु और शैवाल एल्गी के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि किसे साइनोबैक्टीरिया को इसे जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि बैक्टीरिया और शैवाल के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, तो इसे जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है, किसे, साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो ये हमने कोशिका के प्रकार के आधार पे जीवों को पढ़ा। अब हम देखेंगे कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का विभाजन। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं
दोस्तों, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल शर्मा एजुकेशन को ज्वाइन कर लें। उसमें हमने आपको सभी जितने भी वीडियो आएंगे उनकी सबकी PDF आपको वहाँ मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और शर्मा एजुकेशन को लिंक को डाल करके वहाँ से आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको ये जो यहाँ सब कुछ जितना पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आपको पूरी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं, कोशिका के आधार पर जीव। कोशिका के आधार पर जीव, ठीक है। वहाँ क्या देखा था? कोशिका के प्रकार के आधार पर जीव। यहाँ कोशिका के आधार पर यानी किसकी? संख्या के आधार पर, ठीक है, संख्या के आधार पर। तो कोशिका के आधार पर, संख्या के आधार पर जीवों को हमने दो भागों में बांटा है। कौन से? पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यानी इसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, इन्हें क्या बोलते हैं हम? एक कोशिकीय जीव। और इन्हें बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, इन्हें बोलते हैं एक कोशिकीय जीव और इन्हें बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन कहलाते हैं? सीधी सी बात है, जो जीव या जो सूक्ष्म जीव एक ही कोशिका से मिलकर बना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे कौन लोग? तो देखिए, एग्जाम्पल में अगर देखें तो सबसे पहला इसमें कौन आएगा? बैक्टीरिया ही, ठीक है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय जीव कहलाता है। दूसरा और कौन आएंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव में आएगा। इसके अलावा आप आगे अभी जब जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ एक संघ पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ संघ। तो जो प्रोटोजोआ के जो जीव हैं, प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ जो संघ है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये जो कुछ जीव हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन से जीव में एक कोशिकीय जीव है या एक कोशिकीय पाई जाती है, तो इनके अगर नाम आते हैं तो आपको विशेषक उनको लॉक करना है। तो क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव होता है। और प्रोटोजोआ जो अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना जो इस संघ में आते हैं, इसमें आने वाले जितने भी जीव हैं सबके सब कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ क्या देखें, इसके अंतर्गत अगर देखें बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव सीधी सी बात है, ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल देखें इसके, तो एग्जाम्पल में सीधी सी बात है, इसमें किसे रखेंगे? शैवाल को रखेंगे। किसे रखेंगे हम? शैवाल यानी एल्गी। एल्गी आएगी इसमें। दूसरा इसमें और कौन आएंगे? कवक आ जाएंगे। कौन आएंगे? कवक आएंगे। तीसरा इसमें और कौन आएगा? इसमें आपके आ जाएंगे पादप जगत। पादप जगत में आने वाले जितने भी पौधा वर्ग हैं वो सब का सब पूरा किस में आएगा? आपको मल्टीसेलुलर में आएगा। इसके अलावा एनिमल्स हैं। एनिमल्स यानी कि जंतु। जंतु जितने भी आएंगे वो सब के सब किस में आएंगे? मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत इन्हें हम रखते हैं। तो ये हमने देखा सेल से संबंधित जो जीव का वर्गीकरण होता है उसको हमने एक बार देखा टाइप्स ऑफ सेल के आधार पर जीव। अब इस बार हमने संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों को देखा जो दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर।
यूनिसेलुलर के अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोटोजोआ संघ के आने वाले जो जीव हैं उनको रखा गया है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर के अंतर्गत हमने बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत हमने शैवाल है, कवक है, पादप है और जंतु यानी एनिमल्स वर्ग को रखा गया है। ये था हमारा जीवधारियों का पहला गुण जो था सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। इसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरा गुण देखते हैं कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म। दूसरा इसका गुण है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम जीवद्रव। क्या बोलेंगे इसे, जीवद्रव। ठीक है, तो देखिए जीवद्रव क्या होता है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये एक मान लो सेल है। क्या है, ये एक सेल है। इस सेल के मध्य में क्या है, केंद्रक है। इसके मध्य में क्या है, एक केंद्रक है। इस सेल के बाहर क्या है, एक लेयर है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, एक लेयर होती है। ये आपकी लेयर है। ठीक है, तो ये किसकी संरचना बना रहे हैं हम, लेयर की। तो देखिए ये जो अंदर है ना, ये क्या है, आपका केंद्रक है। क्या है, ये केंद्रक है। इसके अंदर वाली जो ये परत है ना, ये कौन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन या तो फिर इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो बाहरी जो परत है ना, इसे बोलते हैं हम सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इसे क्या हम बोलते हैं, कोशिका भित्ति। इसे हम बोलेंगे कोशिका भित्ति। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली। इसे क्या बोलेंगे हम, कोशिका झिल्ली। इसे बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली। तो देखिए ये केंद्रक होता है जो कोशिका का हेड होता है। इसके अंदर जो ये पदार्थ भरा है ना, इसके अंदर जो ये पदार्थ भरा है ना, ये पूरा पदार्थ और इसमें आने वाले जितना भी सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल, इसके अलावा लिक्विड मटेरियल जो भी है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड का जो एक ग्रुप बनता है, वो पदार्थ जो कोशिका के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये कैसी होती है, ये होती है सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल यानी कि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये। इसे हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, चयनित पारगम्य झिल्ली। चयनित पारगम्य झिल्ली यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों को ही, महत्वपूर्ण पदार्थों को ही अंदर जाने देती है। ये हर एक पदार्थ को अंदर जाने नहीं देती। ये एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें कुछ चयनित पदार्थों को ही अंदर जाने देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि उसे बोलते हैं चयनित पारगम्य झिल्ली। अच्छा, इसके अंतर्गत जो ये मटेरियल भरा होता है, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी होता है। ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को अगर हम बांटें तो याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म को अगर हम बांटें तो प्रोटोप्लाज्म को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म, और दूसरा बांट सकते हैं ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग, इसे क्या बोलेंगे? कोशिकांग। ठीक है, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल्स, यानी कि जो कोशिका के अंदर द्रव भरा होगा वो द्रव और जो उसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग है। कोशिका के अंग आपको पता होने चाहिए, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार्ड, ये जितना भी पूरा संगठन होता है ना, और द्रव्य पदार्थ जो होता है ना, इनको सभी को मिश्रित रूप से ही क्या बोलते हैं? हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म केवल कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य पदार्थ कहलाता है, और ऑर्गेनल सिस्टम उसमें पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका के जो अंग होते हैं, और इन्हीं को दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति का आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसका नाम है जूलियस हेक्सले। क्या नाम है? जूलियस हेक्सले। इस व्यक्ति ने एक कथन बोला था। क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था किसके लिए? प्रोटोप्लाज्म के लिए, जीव द्रव्य के लिए। इन्होंने क्या बोला था कि जीव द्रव्य, क्या जीव द्रव्य जीवन का, क्या जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, ये किसका कथन था? जूलियस हेक्सले का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस व्यक्ति का कथन था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो ये किस व्यक्ति का था? जूलियस हेक्सले ने बोला था ये कथन। याद रखिएगा, अब यहां ये जो कथन है ना, ये कंफ्यूज बहुत करता है। अगर आप इस शब्द से भौतिक शब्द हटा देंगे तो जीव द्रव्य जीवन का आधार, जीव द्रव्य जीवन का आधार, यानी कि अगर आप इस भौतिक शब्द को हटा देते हैं तो एक कथन नया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीवन का आधार। क्या बन जाएगा? जीवन का आधार। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जीवन का आधार क्या है, तो आप लॉक करेंगे कोशिका को। याद रखना, जीवन का आधार अगर बोल दे तो कोशिका लॉक करेंगे। और अगर जीव द्रव्य, अगर जीवन का भौतिक आधार उसने पूछ ले तो फिर आप किसे लॉक करेंगे? जीव द्रव्य को लॉक करेंगे। ठीक है, सिर्फ भौतिक शब्द एक ऐसा शब्द है जो पूरी परिभाषा को ही बदल देता है। तो भौतिक यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसे हम क्या कर सकते हैं? दृश्य, विजुअल कर सकते हैं, उसके बारे में अगर पूछे तो उसे आप बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। और अगर बोले कि जीवन का आधार तो वो कौन सी आपकी? कोशिका है। अच्छा, तो देखिए ये जो जीव द्रव्य शब्द है, ये जो जीव द्रव्य जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? तो याद रखिएगा, ये दिया था पुरकिंजे नाम के व्यक्ति ने। किसने दिया था? पुरकिंजे नाम के व्यक्ति ने दिया था। इस शब्द को किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। और याद रखना, अगर आपको खोजकर्ता का नाम पूछ ले कि जीव द्रव्य की खोज किस व्यक्ति ने की थी, कि खोज, तो खोज में नाम आता है डुजार्डिन का। किसका आता है? डुजार्डिन का नाम आता है। ठीक है, तो आपको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का के बारे में इतना जानना था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसे, और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग हैं, कोशिकांग, इन्हें दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने आपको बताया कि जो कोशिका होती है उसके अंतर्गत क्या क्या होता है। जो बाहरी परत होती है उसमें सेल वॉल होती है, लेकिन हालांकि याद रखना, जंतुओं में ये कोशिका नहीं होती है सेल वॉल वाली, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह व्यवस्था केवल पादप में होती है जिसमें सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है। बाकी हमारे जंतुओं में जो होता है वो केवल कोशिका झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसी झिल्ली होती है? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी चयनित पारगम्य झिल्ली, यानी कुछ मुख्य पदार्थों को चयनित करके अंदर जाने की आज्ञा देती है।
ठीक है। ये जो इसके अंदर जो द्रव भरा होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है। इसके बाद हमने कुछ लोगों के कथन देखे, जैसे जूलियस एक्सले ने बोला था कि जो जीवद्रव है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन का आधार क्या है तो आपको कोशिका करना है। ये जो जीवद्रव है इसकी खोज किसने की, पुरकिंजे ने की थी। और जीवद्रव की जो खोज है वो डुजार्डेन ने की थी। और जो जीवद्रव जो शब्द का जिक्र किया था वो सबसे पहले किसने किया था, पुरकिंजे ने आपके किया था। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जीवधारियों के 2 गुण देखे हैं, केवल 2 गुण देखे, क्योंकि ये 2 गुण बड़े थे इसलिए हमने आज केवल 2 ही गुण देखे हैं। हम अगला वीडियो लेके आएंगे और आगे के गुण देखेंगे। ठीक है। आज हमने केवल 2 गुण देखे हैं, तो आगे के वीडियो में हम बाकी जितने शेष गुण बचे हैं हम उनको देखेंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके साथ साथ में ये जो पढ़ते जा रहे हैं इसको कॉपी पेन लेकर के इसे नोट भी करते जाइए, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ हम समझ रहे हैं अगर उसको हैंड राइट करते जाते हैं तो वो हमारे दिमाग में और ज़्यादा टाइम तक रहती है। कहते हैं कि एक विजुअल करना, दृश्य कर रहे हैं और श्रव्य भी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और वो हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा टाइम तक रुकता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरे हर एक वीडियो को विजुअल करते जाइए, देखते जाइए, और देखने के बाद आपको जो जीव विज्ञान की जो समस्याएं हैं बच्चों की कि रटनी पड़ती है, भूल जाती है, तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये रटना नहीं है, केवल मेरी वीडियो को देख करके आपको सिर्फ समझना है और बस 1 से 2 बार आपको उस नोट्स से पढ़ लेना है। बाकी मेरी जिम्मेदारी है, आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा एग्जाम में। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि मैं इस तरह से आप लोगों को ये वीडियो उपलब्ध कराता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए नमस्कार।